अगर कोई इंसान रोज रात को ऑफिस से पूरी तरह से थक कर निचोड़ कर घर लौट रहा है ना, तो कॉर्पोरेट दुनिया अक्सर उसे एक अदृश्य मेडल पहना देती है। बिल्कुल, जिसे हम आज की भाषा में हसल कल्चर कहते हैं। हाँ, एकदम। लोग कहते हैं कि यार क्या हसल कर रहा है बंदा, यही तो असली डेडिकेशन है। मतलब हमने ये मान लिया है कि अगर कोई संघर्ष नहीं कर रहा, अगर रातों की नींद नहीं उड़ी है, तो वो शायद कुछ बड़ा हासिल ही नहीं कर रहा है। सही बात है। लेकिन आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं, वो इस पूरी सोच को ही पलट देती है। हाँ, और क्या हो अगर ये पूरी सोच ही बुनियादी तौर पर गलत हो? मतलब क्या हो अगर वो थकान, वो जो रोज का ग्राइंड है, वो सफलता का संकेत नहीं है, बल्कि एक वास्तुकला की विफलता का सबसे बड़ा सबूत है? मैं कहूंगी कि ये एक ऐसा विचार है जो पहली बार सुनने में बहुत चुभता है, हम्म। खासकर उन लोगों को जिन्होंने अपना पूरा करियर इसी कड़ी मेहनत के दम पर बनाया है। राइट। तो आइए इसे खोलकर समझते हैं। आज के इस डीप डाइव में हम संदीप चौहान की किताब इनएविटेबिलिटी आर्किटेक्चर के पन्नों में उतर रहे हैं, और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे कॉर्पोरेट लीडर्स और उद्यमी इस पुराने मैनेजमेंट के थकाऊ तरीके को पीछे छोड़ सकते हैं। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि हम हमेशा इस बात पर उलझे रहते हैं कि सत्ता में कौन है। हम लीडर्स के व्यक्तित्व को देखते हैं, लेकिन ये किताब कौन पर नहीं, कैसे पर बात करती है। इसका आधार नेतृत्व का मनोविज्ञान नहीं, बल्कि भौतिकी और ज्यामिति है। मतलब हम हमेशा सोचते हैं कि सत्ता वो चीज़ है जिसे छीना जाता है, जिसके लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन ये विश्लेषण कहता है कि सत्ता कोई क्रिया नहीं है, सत्ता एक परिणाम है। एकदम सही। अगर सिस्टम का अलाइनमेंट सही है तो सत्ता अपने आप पैदा होती है, और अगर अलाइनमेंट गलत है तो इंसान सिर्फ हाथ पैर मारता रह जाता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी नहीं है, तो फिर आज हर कॉर्पोरेट ऑफिस में लोग इतने थके हुए क्यों हैं? मतलब यहीं से वो बल और शक्ति यानी फोर्स और पावर के बीच का अंतर सामने आता है ना? हाँ बिल्कुल। इसे ऐसे देखिए, अगर किसी मैनेजर को अपनी टीम से काम करवाने के लिए रोज सुबह उन्हें मोटिवेट करना पड़ रहा है, या बार बार डेडलाइन याद दिलानी पड़ रही है? हाँ, और हर छोटी चीज की निगरानी करनी पड़ रही है, तो इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो मैनेजर आर्किटेक्चरल डेफिसिट से जूझ रहा है। आर्किटेक्चरल डेफिसिट मतलब डिजाइन की कमी। राइट। वो एक ऐसा सिस्टम चला रहा है जिसमें बहुत ज्यादा घर्षण है। इस एक्स्ट्रा ऊर्जा को जो उस मैनेजर को रोज खर्च करनी पड़ रही है, किताब में स्ट्रैटेजिक टैक्स कहा गया है। मेरा मतलब है, कोई भी इंसान अपने खराब डिजाइन की कीमत अपनी मानसिक ऊर्जा से चुका रहा है। तो बल लगाना असल में क्या है? चीजें वहीं रुक जाती हैं। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि कोई अपनी गाड़ी को हैंड ब्रेक लगाकर चला रहा है, एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा हुआ है, इंजन से धुआं निकल रहा है, और उसे इस बात पे गर्व है कि इंजन कितनी जोर की आवाज कर रहा है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। जबकि एक समझदार आर्किटेक्ट बस वो हैंड ब्रेक नीचे कर देगा। हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ एक बड़ा सवाल आ रहा है। दुनिया भर के सफल लोग दृढ़ता या नेवर गिव अप एटीट्यूड की बात करते हैं। अगर सामने कोई मुश्किल है, तो क्या बिना लड़े हार मान लेना चाहिए? नहीं नहीं, हार मानने की बात यहाँ बिल्कुल नहीं हो रही है। इस किताब में इसे लो एक्साइटेशन परसिस्टेंस कहा गया है, मतलब कम उत्तेजना वाली दृढ़ता। अच्छा, ये कैसे काम करती है? इसे ऐसे समझें, मान लीजिए सामने एक कंक्रीट की दीवार है और उस पार जाना है। पारंपरिक हासिल कल्चर कहेगा कि दीवार को धक्का देते रहो, अपना पूरा जोर लगा दो। हाँ, जब तक दीवार टूट ना जाए। लेकिन भौतिकी की सच्चाई ये है कि दीवार को लगातार धक्का देने से दीवार नहीं टूटती, धक्का देने वाला इंसान टूट जाता है। तो फिर शक्ति या पावर का असली मतलब क्या है इस मामले में? अगर धक्का नहीं देना है तो क्या करना है? शक्ति कोई ऊर्जा का प्रदर्शन नहीं है। किताब के अनुसार ये एक फील्ड की संपत्ति है। एक बेहतरीन आर्किटेक्ट उस दीवार को धक्का नहीं देगा, वो अपनी ऊर्जा बचाएगा, सिस्टम का विश्लेषण करेगा, और शायद उस एक कमजोर ईंट को खोजेगा जहां एक छोटा सा वार पूरी दीवार को गिरा दे। बिल्कुल। बल हमेशा शोर मचाता है, लेकिन शक्ति गुरुत्वाकर्षण की तरह होती है। गुरुत्वाकर्षण कोई आवाज नहीं करता, कोई पसीना नहीं बहाता, लेकिन वो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। गुरुत्वाकर्षण वाली बात सच में बहुत दिलचस्प है। मतलब अगर लगातार बल का प्रयोग नहीं करना है, उस दीवार को पागलों की तरह नहीं धकेलना है, तो कोई अपनी कंपनी में वो ढलान कैसे बनाए जिससे चीजें अपने आप सही दिशा में जाएं? और यहीं पर आते हैं भारा-चव्हाणवादी नियम,
ये 12 चव्वानियन लॉज ही वो वास्तुकला तैयार करते हैं। मैंने जब इन नियमों के बारे में पढ़ा तो मुझे ये थोड़े अजीब लगे, क्योंकि ये किसी टिपिकल मैनेजमेंट सेमिनार की बातों जैसे नहीं लगते। वो इसलिए क्योंकि हम इंसान आम तौर पर सोचते हैं कि दुनिया सामाजिक अनुबंधों से चलती है, मतलब लोग वादों, प्रेरणाओं या डर से काम करते हैं। लेकिन ये 12 नियम बताते हैं कि दुनिया असल में परिणामों के नियमों से चलती है। लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंस। हाँ, ये नियम किसी भौतिक विज्ञान के नियमों की तरह काम करते हैं। जैसे इसमें एक नियम है स्केल इनवेरिएंस या पैमाने की स्थिरता। इसका कॉन्सेप्ट मुझे काफी दिलचस्प लगा। ये कहता है कि जो नियम एक बहुत छोटे स्तर यानी एक एटम पे लागू होता है, वही नियम एक बड़े कॉर्पोरेशन पे भी लागू होता है। एकदम। और अक्सर लीडर्स इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। मान लीजिए 3 लोगों की टीम में आपस में संवाद की कमी है। उनके काम करने के तरीके में घर्षण है। हाँ, तो लीडर सोचता है कि जब कंपनी में 300 लोग हो जाएंगे तब कोई नया सॉफ्टवेयर लाकर इस समस्या को सुलझा लेंगे। लेकिन स्केल इनवेरिएंस कहता है कि वो 3 लोगों का घर्षण 300 लोगों के स्तर पर जाकर एक बहुत बड़ा विस्फोट बन जाएगा। मतलब अगर नींव में ही आर्किटेक्चरल खामी है तो ऊपर से चाहे कितनी भी बेहतरीन रणनीति लगा दी जाए, पूरा ढांचा अपने ही वजन से ढह जाएगा। सही कहा। यहाँ मैं एक तुलना करना चाहूंगा। हमने द 48 लॉज ऑफ पावर जैसी किताबें देखी हैं। उनमें अक्सर लोगों के मनोविज्ञान से खेलने, ईगो का फायदा उठाने की बात होती है। लेकिन ये 12 नियम उस रास्ते पे बिल्कुल नहीं जाते हैं। बिल्कुल नहीं। 48 लॉज इंसान की भावनाओं से खेलते हैं, जिससे अक्सर सामने वाले में एक रिएक्टिव पावर पैदा होती है जो अंततः विद्रोह को जन्म देती है। लेकिन ये चौहानवादी नियम तो जैसे भावनाओं से परे लगते हैं। जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण की बात की, गुरुत्वाकर्षण की कोई नियत थोड़ी होती है। ये बहुत सही पकड़ है आपकी। सिस्टम आपके इरादों की कोई परवाह नहीं करता। एक लीडर के इरादे कितने भी अच्छे क्यों न हो, अगर कंपनी का आर्किटेक्चर गलत है तो वो डूबेगी ही। यहीं पर एक और नियम आता है, अनुनाद का नियम या लॉ ऑफ रेजोनेंस। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। ये हायरिंग या टैलेंट मैनेजमेंट से कैसे जुड़ता है? देखिए, पारंपरिक मैनेजमेंट किसी भी इंसान को सिर्फ उसकी स्किल्स या सीवी के आधार पर मापता है। वो देखते हैं कि उम्मीदवार ने फलां कॉलेज से पढ़ाई की है या उसे ये खास कोडिंग आती है। हाँ, वही चेकलिस्ट वाला तरीका। लेकिन अनुनाद का नियम कहता है कि टैलेंट को सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के साथ मेल खाने के आधार पर मापा जाना चाहिए। मतलब अलाइनमेंट? हाँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत प्रतिभावान है, लेकिन वो बहुत तेज और स्वतंत्र तरीके से काम करना पसंद करता है, जबकि कंपनी का सिस्टम हर कदम पर अप्रूवल मांगने वाला है, तो वो व्यक्ति उस सिस्टम में केवल घर्षण पैदा करेगा। अच्छा, तो उसकी प्रतिभा वहां कोई काम नहीं आएगी, बल्कि वो खुद एक स्ट्रेटेजिक टैक्स बन जाएगा। बिल्कुल। और जब ये अलाइनमेंट सही बैठ जाता है, तब 12वां नियम अपना काम करता है, अपरिहार्यता का नियम या लॉ ऑफ इनएविटेबिलिटी। ओहो, ये कॉन्सेप्ट मुझे इस पूरे विश्लेषण का सबसे पावरफुल हिस्सा लगा। है ना? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो बाकी सारे नियम और सिस्टम सही जगह पर होते हैं, तो किसी को सफलता पाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। वो एक जीरो फोर्स रेजोल्यूशन बन जाता है। मतलब सफलता कोई विकल्प नहीं रह जाती, वो एक गणितीय अनिवार्यता बन जाती है, वो होके ही रहेगी। इसे एक आसान उदाहरण से देख सकते हैं। मान लीजिए पहाड़ से पानी नीचे एक खेत तक पहुंचाना है। पारंपरिक तरीका यह है कि बाल्टियां उठाएं, पसीना बहाएं और पानी ढोएं। और हर दिन कामगारों को मोटिवेशन चाहिए बाल्टी उठाने के लिए, राइट। लेकिन 12वां नियम कहता है कि बस एक बार एक नहर खोद दें, उस ढलान का आर्किटेक्चर ऐसा बना दें कि पानी खुद ब खुद वहां पहुंचे जहां उसे पहुंचना चाहिए। पानी को नीचे बहने के लिए मना नहीं पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण अपना काम खुद करेगा। ये सुनने में बहुत ही कमाल की आदर्श स्थिति लगती है, लेकिन थोड़ा जमीनी हकीकत पर आते हैं। वास्तुकला के ये जो भी भौतिक नियम हैं, आज के इस डिजिटल युग में ये कहाँ लिखे जा रहे हैं? ये किसी कागज पर या पत्थरों पर तो उकेरे नहीं जा रहे। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। आज के समय में ये नियम सिलिकॉन और कोड की लाइनों में लिखे जा रहे हैं। और यहीं से हम इस डीप डाइव के सबसे जटिलतम और शायद सबसे जरूरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, कंप्यूट संप्रभुता या कंप्यूट सॉवरेनिटी। आज के युग में सत्ता की संरचना को समझने के लिए ये स्रोत सामग्री एक लेयर केक थ्योरी पेश करती है। सत्ता कोई एक ठोस चीज नहीं है, इसकी कई परतें होती हैं। जैसे केक में लेयर्स होती हैं? एकदम। सबसे नीचे हार्डवेयर की परत होती है, फिर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर डेटा, फिर एप्लीकेशन लेयर और सबसे ऊपर होती है गवर्नेंस या शासन की परत। और समस्या ये है कि आज के ज्यादातर कॉर्पोरेट लीडर्स केवल इस सबसे ऊपरी गवर्नेंस लेयर पर बैठे हैं, है ना?
बिल्कुल, उनके पास नीतियां बनाने का अधिकार है, उनके पास पद है, लेकिन नीचे की परतों का क्या? मतलब क्या इसका ये अर्थ है कि अगर कोई सीईओ एक बहुत ही शानदार मास्टर प्लान बनाता है, लेकिन उसका सारा डेटा और संचार किसी तीसरे पक्ष जैसे बिग टेक कंपनियों के एल्गोरिदम द्वारा नियंत्रित हो रहा है, तो वो असल में बॉस है ही नहीं? तकनीकी रूप से कहें तो वो असली बॉस नहीं है। किताब इसे द साइलेंट कूप या मूक तख्ता पलट कहती है। यदि पूरे व्यवसाय का डेटा या इंफ्रास्ट्रक्चर का स्विच किसी और के हाथ में है, तो वो सत्ता केवल एक किराए की सत्ता है। लीज्ड सॉवरेनिटी। हाँ, ये एक ऐसे मकान के किराएदार होने जैसा है जिसे अपना समझने की भूल कर ली गई हो। अगर कल को वो नीचे वाला प्लेटफॉर्म अपने नियम बदल दे, तो सारी नीतियां धरी की धरी रह जाएंगी। ये तो बहुत ही डराने वाली और अस्थिर स्थिति है। एक तरह से देखा जाए तो डिजिटल दुनिया में रूट एक्सेस ही असली सिंहासन है। अगर किसी के पास सिस्टम का रूट एक्सेस नहीं है, तो वो बस एक भ्रम में जी रहा है। 100%। तो इस स्थिति में एक लीडर को क्या करना चाहिए? इस किराए की सत्ता से बाहर कैसे निकला जाए? इसके लिए नेतृत्व के तरीके में एक बुनियादी बदलाव की जरूरत है। लीडर्स को पॉलिसी आधारित नेतृत्व से आगे बढ़कर एपीआई आधारित नेतृत्व की ओर जाना होगा। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। एक आम मैनेजर के लिए इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? एपीआई ड्रिवन लीडरशिप क्या होती है? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी को अपनी यात्रा के खर्च यानी ट्रैवल एक्सपेंसेस कम करने हैं। एक पॉलिसी आधारित लीडर क्या करेगा? वो एक लंबा चौड़ा मेमो लिखेगा, हर विभाग को ईमेल भेजेगा, मीटिंग्स करेगा कि भाई सस्ती फ्लाइट्स बुक करो। हाँ, और फिर भी लोग महंगी टिकट बुक करेंगे और बाद में अलग अलग बहाने बनाएंगे कि फ्लाइट में सो रही थी या कुछ और। बिल्कुल, इसे द घोस्ट या लैग कहा जाता है। जहां आदेश आज दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव होने में महीनों लग जाते हैं। और फिर उस नियम को लागू करवाने के लिए और ज्यादा मीटिंग्स होती हैं और ज्यादा घर्षण पैदा होता है। राइट। अब देखते हैं एक एपीआई आधारित लीडर क्या करेगा। वो मीटिंग्स में समय बर्बाद नहीं करेगा। वो सीधा कंपनी के ट्रैवल बुकिंग पोर्टल के सॉफ्टवेयर में जाएगा और एक हार्ड कंस्ट्रेंट सेट कर देगा। मतलब कोड ही बदल देगा? हाँ, सिस्टम का कोड ही ऐसा बना दिया जाएगा कि कोई भी कर्मचारी $500 से ऊपर की फ्लाइट बुक करने के लिए क्लिक ही नहीं कर पाएगा। बटन ही डिसेबल हो जाएगा। अरे वाह! मतलब नियमों को मुंह से बोलने या कागज पर लिखने के बजाय सीधा सिस्टम के कोड में डाल दिया। कोई बहस नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, सिस्टम खुद ब खुद काम कर रहा है। ठीक यही बात है। इसे अलाइनमेंट थ्रेशोल्ड टाइम को 0 पर लाना कहते हैं। मेरा मतलब है, जब कोई सॉवरेन स्टैक का मालिक होता है, जब उसके पास रूट एक्सेस होता है, तो फैसले और उसके लागू होने के बीच का समय खत्म हो जाता है। और यही आधुनिक दुनिया की सच्ची संप्रभुता है। ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर सारा काम, सारे नियम सिस्टम के कोड और एपीआई के जरिए इस तरह स्वचालित हो जाते हैं, तो फिर एक लीडर की जरूरत ही क्या रह जाती है? ये बहुत लोग पूछते हैं। मतलब अगर लीडर को कोई मेमो नहीं लिखना, किसी को डांटना नहीं है, तो वो करेगा क्या? खाली बैठेगा? यहीं पर एक चवानवादी लीडर अपने चरम शिखर पर पहुंचता है, जिसे किताब में जेनिथ या लो एक्साइटेशन अवस्था कहा गया है। देखिए, पारंपरिक लीडर्स हाई एक्साइटेशन वाले होते हैं, जो हमेशा एक्शन में दिखना चाहते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि अगर वो हर मीटिंग में जोर जोर से बोल रहे हैं, हर प्रोजेक्ट में सीधा दखल दे रहे हैं, तभी वो काम कर रहे हैं। वो सिस्टम में गर्मी और शोर पैदा करते हैं। जैसे वो पुराना कंबशन इंजन जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। बहुत सारी आवाज, बहुत सारा धुआं। एकदम सही तुलना है। लेकिन इसके विपरीत एक चवानवादी लीडर एक थर्मल रेगुलेटर की तरह काम करता है। वो लो एक्साइटेशन अवस्था में रहता है। वो शोर नहीं मचाता, बल्कि एक वैक्यूम या शून्यता पैदा करता है। वैक्यूम पैदा करता है? हाँ, वो पीछे हट जाता है ताकि सिस्टम के पुर्जे और लोग उस आर्किटेक्चर के अनुसार खुद ब खुद अलाइन हो सकें जो उसने बनाया है। पर क्या कॉर्पोरेट माहौल में इस तरह की खामोशी अजीब नहीं लगेगी? मेरा मतलब है, अगर कोई बॉस पूरे दिन शांत बैठा है, दखल नहीं दे रहा है, तो कर्मचारियों या बोर्ड मेंबर्स को लग सकता है कि वो कुछ कर ही नहीं रहा है। ये तो बाहर से एक तरह की नेतृत्वहीनता जैसी स्थिति लगेगी ना? ये एक स्वाभाविक डर है, लेकिन वास्तुकला में सबसे बड़ी ताकत ही अदृश्यता है। सिस्टम में जितना कम मैनुअल हस्तक्षेप होगा, वो सिस्टम उतना ही मजबूत होगा। किताब इसे एक्टिव नॉन इंटरफेरेंस कहती है। ये आलस नहीं है, ये सोच समझकर लिया गया फैसला है कि मुझे बीच में नहीं पड़ना है। बिल्कुल। और अगर चीजें गलत दिशा में जाने लगें तो? इंसान काम कर रहे हैं, गलतियां तो होंगी ही। तब इस तरह के लीडर की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे खूबसूरत हिस्सा है।
एक पारंपरिक लीडर गलती होने पर गुस्सा होता है, हताश होता है। लेकिन चवानवादी दृष्टिकोण में क्रोध या हताशा कोई मानवीय भावनाएं नहीं है। भावनाएं नहीं है? एक मिनट, तो फिर क्या है? वो एक टेलीमेट्री या डायग्नोस्टिक सिग्नल है। जैसे गाड़ी के डैशबोर्ड पर जब इंजन की लाइट जलने लगती है तो कोई उस लाइट पर गुस्सा थोड़ी करता है। हाँ, वो बस ये समझता है कि अंदर कुछ खराब है। बिल्कुल। इसी तरह लीडर का गुस्सा ये बताता है कि कोई प्रोटोकॉल विफल हो गया है या डिजाइन में कोई खामी रह गई है। लीडर व्यक्ति पर गुस्सा करने के बजाय ये देखता है कि सिस्टम में कहाँ खामी है और वो उसे ठीक कर देता है, ताकि वो गलती दोबारा ना हो सके। राइट। जब एक लीडर गायब हो जाता है फिर भी सिस्टम उन 12 नियमों के अनुसार बिना रुके चलता रहता है। यही एक आर्किटेक्ट की सच्ची सफलता है। तो इन सब बातों को अगर हम एक जगह समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? इस पूरे डीप ड्राइव का निचोड़ ये है कि आने वाला कल उन लोगों का बिल्कुल नहीं है जो दुनिया को बस चलाने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य उन लीडर्स का नहीं है जो सबसे तेज आवाज में आदेश देते हैं या अपनी टीम को हर दिन हाँकते हैं। हाँ, भविष्य उन साइलेंट ऑपरेटर्स का है जो दुनिया को, अपने सिस्टम को डिजाइन करते हैं। एकदम। जो लोग मैनेजमेंट के उस पुराने पसीने और थकान वाले मॉडल में फंसे हुए हैं, वे असल में किसी बाहरी दुश्मन से नहीं लड़ रहे हैं, वे अपनी ही बनाई हुई गलत ढलानों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हसल कल्चर एक बहुत बड़ा भ्रम है। असली लक्ष्य बल लगाना नहीं बल्कि उस शक्ति का निर्माण करना होना चाहिए जो खामोशी से अपना काम करे। और वो तभी मुमकिन है जब लीडर्स रूट एक्सेस हासिल करें और अपने सिस्टम का अलाइनमेंट सही करें। बिल्कुल सही कहा। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, ये पूरी चर्चा उन्हें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज जो लोग अपने रोजमर्रा के काम में, अपने व्यवसायों में एक अंतहीन संघर्ष और थकान महसूस कर रहे हैं, उन्हें रुककर ये सोचने की जरूरत है कि क्या सच में वो सिस्टम टूटा हुआ है जिससे वे रोज लड़ रहे हैं, या फिर क्या वो सिस्टम किसी और के द्वारा बिल्कुल वैसे ही काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ताकि लोग लगातार थके रहें, लगातार अपना बल लगाते रहें और कोई दूसरा ऊपर बैठकर रूट एक्सेस के मजे ले सकें। और अगर वाकई ऐसा है, मेरा मतलब है अगर ये सच है, तो फिर वो समय कब आएगा जब कोई अपना खुद का आर्किटेक्चर लिखना शुरू करेगा?